हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। मैं आप लोग को आज पढ़ाऊँगा चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के अंतर्गत पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी का हम लोग अध्ययन काफ़ी डिटेल्स के साथ करने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कि अभ्यास प्रश्न में चाहे वह बहुवैकल्पिक प्रश्न हो, मिलान प्रश्न हो, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो या फिर लघुत्तरीय क्वेश्चन हो, लघुत्तरीय क्वेश्चन हो या फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चनों का काफ़ी आसान भाषा में जो है इस चैप्टर के माध्यम से कवर किया गया है। आप लोग इसे अच्छी तरीक़ा से पढ़िए और नोट्स बनाइए ताकि ये जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं 2025 में, उसमें अगर इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। अगर इस चैप्टर का शीर्षक देखेंगे तो वह क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है? हमारा जो ये जो 10th का इतिहास है बिहार बोर्ड से संबंधित, उसका जो पहला चैप्टर है वह क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। नहीं, तो यूरोप में जो है किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना जगी, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कह रहा है राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक संस्कृति और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि मनुष्य अगर समाज में प्रेम, एकता और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या है? उदारवाद। उदारवाद क्या है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है, जो व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता, शासितों की सहमति, राजनीतिक समानता, निजी संपत्ति का अधिकार और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। हम लोगों ने उदारवाद के बारे में समझा। अभी हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण, ठीक है? तो सिंपल सी बात है हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में कैसे आया? कैसे इसका शुरुआत हुआ? उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए क्या कह रहा है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से हो चुका था। नहीं, लेकिन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, इसके बाद क्या हो गया नेपोलियन के आक्रमणों ने क्या किया महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है? फ्रांस की राजक्रांति और नेपोलियन का जो आक्रमण हुआ उसने क्या किया? तो महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन। नहीं, वियना सम्मेलन क्या है? या टिप्पणी लिखिए या जो भी हो सकता है। हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया है वियना सम्मेलन। तो देखिए, कह रहा है कि सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। अब यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ? तो हमें क्या याद रखना है? 1815 ईस्वी में हुआ। ठीक है? वियना सम्मेलन कब हुआ? तो कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ। इसकी मेज़बानी किसने किया था? तो इसकी मेज़बानी किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर जिसका नाम क्या था? मेटरनिख। नहीं, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो क्या हो जाएगा? मेटरनिख हो जाएगा। ठीक है? कह रहा है इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय महाशक्तियों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना था। ठीक है? जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग का जो है शुरुआत हुआ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय में, ठीक है? मेटरनिख युग क्या है? तो उसको हमने यहीं पर कवर कर दिया है। देखिए क्या है मेटरनिख युग? तो 18 से 15 से लेकर के 1848 तक के समय को यूरोप में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है? बात क्या हुई? 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक का जो समय होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। नहीं, हम जो है अभी जानेंगे जुलाई 1830 की क्रांति किस प्रकार हुई, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, चार्ल्स 10 ठीक है? एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतांत्रिक भावनाओं का मतलब भावनाओं को दबाने का कार्य किया और उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलीगने को प्रधानमंत्री
बनाया गया। उसने क्या किया? पोलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। अब पोलीगनेक ने क्या किया देखिए, कह रहा है पोलीगनेक ने समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अब जो है अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया और इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती दिया तथा क्रांति के विरुद्ध क्या समझा? षड्यंत्र समझ लिया। प्रतिनिधि सदन ने पोलीगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। इसके बाद क्या है देखिए, चार्ल्स ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया। इस अध्यादेशों के विरोध में 28 जुलाई 1830 ईस्वी में मतलब 28 जुलाई 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। नहीं, इसे ही हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है? तो चार्ल्स दस ने क्या किया था? पोलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ये क्या किया? ये जो है उदारवादियों का गला घोटने का कार्य करता था, जिससे तुष्ट होकर के वहाँ की जनता गृह युद्ध आरंभ कर दिया। ठीक है? इसके अलावा जो है चार्ल्स दस ने क्या किया? 4 अध्यादेश लाया, जो क्या किया? उदारवादियों का गला घोटने का कार्य किया। ठीक है? तो यही क्रांति जो है क्या है? जुलाई 1830 की क्रांति है। ठीक है? इसमें क्या है देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक, कह रहा है जुलाई जो 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। नहीं, तो वह जुलाई 1830 ईस्वी की जो क्रांति थी, उसी के फलस्वरूप जो है फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। ठीक है? चलिए अभी हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? ठीक है? तो 1848 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उसके क्या कारण थे, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्या है लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक जो है महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है? वह किसी भी तरह के जो है वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था। ठीक है? उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी की जो समस्या है, वो व्याप्त होने लगी, जिसके कारण जो है 1848 ईस्वी की क्रांति हुई। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए इटली का एकीकरण। हम लोग जानेंगे इटली का एकीकरण के बारे में। तो क्या करा देखिए 19वीं सदी में इटली में एक राजनैतिक और सामाजिक अभियान शुरू हुआ, जिसने इटली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को जो है संगठित करके एक इतालवी राष्ट्र बना दिया। इसे इटली एकीकरण मतलब इसे ही इटली का एकीकरण कहा गया। ठीक है? इटली का एकीकरण सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत होने वाले वियना सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ और 1870 ईस्वी में राजा वितोरियो इमैनुअल है, यहाँ पे इमैनुअले नहीं होगा, क्या होगा? इमैनुअल की सेनाओं द्वारा रोम पर कब्जा होने तक चला। ठीक है? तो ये पढ़े हम लोग इटली का एकीकरण। अब इसी में एक पॉइंट है, मेजनी कौन था? ठीक है? ये क्वेश्चन खूब पूछता है। 10th के एग्जाम में अगर इतिहास संबंधित क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए तो ये क्वेश्चन पूछता है, मेजनी कौन था? ठीक है? तो देखिए, मेजनी साहित्यकार नहीं, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन मेजनी में आदर्शवादी गुण अधिक और व्यावहारिक गुण कम थे। सन जो 1831 ईस्वी में उसने यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? तो क्या हो जाएगा? मेजनी हो जाएगा। ठीक है? इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है देखिए क्या कर रहा है मेजनी का संबंध जो है गुप्त दल कार्बोनरी संगठन से था। ये क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त दल कार्बोनरी संगठन से संबंध किसका था? तो क्या हो जाएगा? मेजनी था। ठीक है? या मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? तो क्या हो जाएगा? गुप्त दल कार्बोनरी हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? काउंट काबूर के बारे में है। हम लोग अभी काउंट काबूर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है? तो देखिए काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूर पीडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रमुख मंत्री था। उसने इटली में विभिन्न क्षेत्रों को एकत्रित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। उसने क्या करा जो है सर्डिनिया पीडमाउंट की फ्रांस से संधि करवाई, जिससे 1859 में सर्डिनिया पीडमाउंट ऑस्ट्रिया को हराने में कामयाब हुआ। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए गैरीबाल्डी के कार्य। नहीं, तो कह रहा है गैरीबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क्या था? नाविक था। ठीक है? और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। ठीक है? क्या करा देखिए गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारी तथा सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई और गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के
रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। उसने अपने सैनिकों को लेकर जो है इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर जो है गैरिबाल्डी की समर्थक बन गई और गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। ठीक है? तो ये पढ़े हम लोग किसके बारे में पढ़े? गैरिबाल्डी के बारे में। ठीक है? अभी हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण जो है का श्रेय जो है नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर ईरान राज्य संघ का क्या किया? निर्माण किया और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे-धीरे बढ़ने लगी। इसमें कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। कल एक 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जलवेरी नामक संघ बनाया। यहाँ पर जलवेरिंग नहीं जालवेरी नहीं हो क्या होगा? जलवेरी नामक एक जो है संस्था बनाया। ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण की बाधाएँ क्या थी? तो देखिए हम लोग जितना क्वेश्चन बन सकता था, चाहे यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो या फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो या फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो, अब जिस पेज में दिया है, अब वहाँ से तो नोट्स बनाना था, उसी में हम लोगों ने क्या किया है उसको मर्ज कर दिया है। ठीक है? देखिए, क्या है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएँ क्या थी? तो देखिए जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएँ थी। सबसे पहला बाधा क्या था? तो जर्मनी में लगभग 300 छोटे-बड़े राज्य था। नहीं, जर्मनी जो है लगभग 300 छोटे-बड़े राज्यों में बँटा हुआ था। नहीं, और इन सभी राज्यों के प्रमुख की जो है अपनी अलग-अलग सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। यही सब जो है जर्मनी क्या थी? बाधाएँ थी। ठीक है? इसके बाद है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? नहीं, इटली और जर्मनी का एकीकरण तो हुआ, उसमें जो है ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो क्या करा है देखिए, इटली का एकीकरण ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में सीमा विवाद को लेकर हुआ, ठीक है? मतलब ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई और उसके एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमॉन्ट का अधिकार हो गया तथा इटली का जो एकीकरण है वह क्या हो गया? पूर्ण हुआ, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन है देखिए जर्मनी का एकीकरण। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप की शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उसने कूटनीति के माध्यम से जो है ऑस्ट्रिया को कमज़ोर बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार से ऑस्ट्रिया के पृथक्करण के कारण जर्मनी का एकीकरण जो है संभव हुआ। नहीं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट जो है किस तरह से सहायक हुआ? उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, क्या कर रहा है यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने न सिर्फ जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद की बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल-पुथल जो है आरंभ हो गया। ठीक है? इस जो है राष्ट्रीयता के मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और वह तुर्की तक में ही सिमट कर रह गया। नहीं, राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र के स्लाव जाति के संगठित जो है होने का मौका मिला और सर्बिया नामक नए देश का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अभी एक और क्वेश्चन जानेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है? देखिए, विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, क्या कह रहा है? विलियम एक जो है जानता था कि जर्मनी का एकीकरण जो है, उसके मार्ग में ऑस्ट्रिया जो है सबसे बड़ा बाधक है तथा इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना ज़रूरी था। ठीक है? इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी जो है सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रशा की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उदारवादियों के विरोध के बाद भी विलियम ने सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया। विलियम एक की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया तो क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है? तथा जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? तो संभव हो सका या हुआ। ठीक है? देखिए, हम लोग अगला अगला क्वेश्चन जानेंगे कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी की योगदानों को बताएँ या फिर चर्चा करें? ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले मेजनी का क्या योगदान था उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए मेजनी एक सफल साहित्यकार के साथ-साथ एक योग्य सेनापति भी था, लेकिन उसे राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। अनेक असफलताओं के बावजूद उसने हार नहीं मानी। 1848 ईस्वी में जो है यूरोपीय क्रांति के दौर में मेजनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। बाद में वह इटली की राजनीति में क्या हो गया? सक्रिय हो गया। ठीक है? तो ये था मेजली का योगदान। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे?
काउंट काबूर का योगदान। तो देखिए सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी था और इटली का एकीकरण चाहता था। इस काम को करने के लिए उसने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री चुना। काबूर सफल राजनीतिज्ञ और कट्टर राष्ट्रवादी था, ठीक है? उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक है। उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर ली और उसकी ओर से 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी, ठीक है? इसके बाद क्या है गैरिबाल्डी का योगदान। नहीं, तो गैरिबाल्डी जो है महान क्रांतिकारी था। वह सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के राज्यों के एकीकरण के प्रयास में था। पहले तो वह मेजनी का समर्थक था, किंतु बाद में काउंट काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने जो है उसने जो है अपने लोगों में से एक सेना बनाकर इटली के प्रांतों सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। अंततः मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी के मिले-जुले प्रयासों से 1871 ईस्वी तक जो है इटली का एकीकरण संभव हो सका। ठीक है? अब एक और क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? उसका वर्णन करें। नहीं, तो देखिए बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए नई नीति अपनाई जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा जाता है। ठीक है? देखिए क्या कह रहा है बिस्मार्क जनतंत्र का विरोधी और निरंकुश शासन का समर्थक था। वह राजतंत्र पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था। उसे संसद, संविधान और लोकतंत्र के आदर्शों से घृणा थी। उसका विश्वास था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण राजा ही कर सकता है। ठीक है? उसने क्रांतिकारियों और उदारवादियों की कटु आलोचना की। बिस्मार्क का उद्देश्य प्रशा को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना था। एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है? इसके लिए जो है उसने कूटनीति माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर बनाने का प्रयास किया। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस से मित्रता चाहता था। 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? नहीं, तो क्या हो जाएगा 10 मई 1831 ईस्वी को। इससे जो है संपूर्ण नहीं, जर्मनी क्षेत्र एक साथ मिल गए और जर्मनी का जो एकीकरण है वह क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक है? अभी हम लोग जानेंगे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के उदय और प्रभाव की चर्चा कीजिए। नहीं, देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ। इस क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर उठा दी, जिसके कारण अनेक छोटे-बड़े राज्यों का उदय हुआ। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में तो राष्ट्रवाद इतनी कट्टरता से उभरा कि ये एक दूसरे के द्वेष करने लगे। औद्योगिक क्रांति की सफलता ने भी, ठीक है, कट्टर राष्ट्रवादिता को हवा देने का काम किया। ये बड़े साम्राज्यवादी सर्वप्रथम एशिया और बाद में अफ्रीका को अपना निशाना बनाने लगे। इसके लिए इनमें जो है अनेक युद्ध भी हुए। जो जितना शक्तिशाली था, वह उतना ही बड़े भागों पर कब्जा जमा बैठा। इन उपनिवेशवादियों ने जहाँ, ठीक है, जहाँ अपनी जड़ जमाई, वहाँ उन्होंने खुलकर शोषण किया। उपनिवेशों ने उपनिवेशों से उन्हें 2 चीज़ें आसानी से मिली। एक तो उद्योग के लिए कच्चा माल मिलने लगा और दूसरा यह कि तैयार माल का बाज़ार भी हाथ में आ गया। भारत के लिए इंग्लैंड, फ्रांस नहीं, पुर्तगाल और इंग्लैंड में युद्ध हुआ, जिसमें जो है इंग्लैंड विजय रहा। नहीं, अब एक और क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। नहीं, इसमें क्या है, जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना जाग गई। नहीं, जो है यूनान को यूरोपीय सभ्यता की जननी माना जाता है। सभी यूनानियों का धर्म और उनकी जाति संस्कृति एक थी। साथ ही प्राचीन यूनान सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में न केवल यूरोप का वरन पूरे विश्व का जनक था। यूनान की स्थिति तब और विकट हो गई जब तुर्की ने, ठीक है, तुर्की ने यूनानी आंदोलनकारियों को एक-एक कर दबाना शुरू कर दिया। 1821 ईस्वी में यूनानियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। रूस तो यूनानियों के पक्ष में था, लेकिन ऑस्ट्रिया के दबाव के कारण वह खुलकर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन क्या देखिए जार निकोलस के समर्थन मिलने पर एक प्रकार से संपूर्ण यूरोप से यूनान को समर्थन मिलने लगा। यूनान और तुर्की में युद्ध छिड़ गया। अनेक देश यूनानियों के पक्ष में आ गए और युद्ध में यूनान की जो है क्या हुई? विजय हुई। अभी बुक में एक और पॉइंट है, पोलैंड, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता लेकिन बुक में है तो पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है? तो क्या है देखिए पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय जो है रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। हमारा अगला पॉइंट क्या है देखिए बोहेमिया, इसके बारे में जानेंगे। तो बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासक के अंतर्गत था, में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा, ठीक है, क्रांतिकारियों का जो है सख्ती से दमन कर दिया गया। नहीं,
इस प्रकार जो है बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियाँ अस्थायी न रह सकी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल के साथ समाप्त किया। इसमें अगर आप गौर से देखिएगा तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हो या लघुत्तरीय क्वेश्चन हो या फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन जो है इसी के अंतर्गत आ गया है, ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें, ठीक है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अगर बात करिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो हम लोग पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं यूरोप में क्या पढ़े हैं राष्ट्रवाद, तो सिंपल सी बात है इटली और जर्मनी जो है यूरोप के महादेश के ही अंतर्गत आता है, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा यूरोप। जैसे हम लोग मान के चलिए क्या किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से इटली और जो जर्मनी है, वह जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा बुर्बो वंश। इसके बाद है मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हम लोग पढ़े हैं मैजनी का संबंध क्या था? कार्बोनरी से था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो क्या था? ऑस्ट्रिया। नहीं, सभी जो पढ़े पढ़े थे ना, बिस्मार्क जो है सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। सिंपल सी बात है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध सबसे बड़ी बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है? इसके बाद है काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो पढ़े हम लोग। ठीक है? क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। इसके बाद क्या है? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ठीक है? इसके बाद है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नहीं, इसके बाद है जलवेरिन एक संस्था है, तो जलवेरिन किसकी संस्था है? तो व्यापारियों की संस्था है, ठीक है? इसके बाद है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हम लोग पढ़े हैं बिस्मार्क। इसके बाद है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो हम लोग ये भी पढ़े हैं कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो क्या हो जाएगा? यूनान। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? क्या हो जाएगा? तुर्की, ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग सम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पर देखिए हम मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो है रिक्त स्थान के बदले अलग कलर से इसके आंसर को लिख दिया और क्या किया उसको अंडरलाइन भी कर दिया ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें क्या है देखिए इसमें क्या होता है डॉट डॉट के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद है सिडेवा का जो युद्ध है ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। नहीं, तो अब पूछेगा कि सिडेवा का युद्ध डॉट 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 और पर्सा के बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा इसका आंसर। इसी में 1848 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति ने अब यहाँ पर खाली स्थान होता, युग का भी अंत कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुरातन। नहीं, वेटिकन जो सिटी का राजमहल है और जहाँ कौन रहते थे? पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से बचा रहा। नहीं, इसके बाद है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डॉट 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 को वहाँ का राजा घोषित किया गया, तो क्या हो जाएगा? बवेरिया का शासक कौन था? ओटो था। ठीक है? इसके बाद है हंगरी की राजधानी है, तो क्या हो जाएगा? बुडापेस्ट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है मिलान प्रश्न है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नहीं, तो मिलान प्रश्न क्या है देखिए, समूह अ में जो है मेजनी है, हीगेल है, बिस्मार्क है, विक्टर इमैनुअल है। समूह ब में क्या है? दार्शनिक है, इटली है, राजनीतिज्ञ है और जर्मन चांसलर है। तो सभी को हम लोग मिलाएँगे। सबसे पहले क्या है यहाँ पर मेजनी, तो मेजनी में क्या हो जाएगा? तो इटली का एकीकरण करने में जो है मेजनी का योगदान था, ठीक है? तो हीगेल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हीगेल क्या है? एक दार्शनिक था, ठीक है? हीगेल क्या था? दार्शनिक था। इसी में जो है बिस्मार्क के बारे में है, तो बिस्मार्क क्या था? जर्मन चांसलर था और विक्टर इमैनुअल क्या था? तो राजनीतिज्ञ था, ठीक है? एक बार फिर से मिलान कर देते हैं, मेजनी का इटली हो जाएगा, हीगेल का दार्शनिक हो जाएगा, बिस्मार्क का जर्मन चांसलर हो जाएगा और विक्टर इमैनुअल का क्या हो जाएगा? राजनीतिज्ञ हो जाएगा, ठीक है? अब इसका आंसर जो है हम लोगों ने यहाँ पर कवर भी किया है, ठीक? देखिए यहाँ पर, ठीक है? इसका आंसर है। इसमें एक और है नहीं, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन हम लोग जानते हैं 1815 में ईस्वी में हुआ था। चूँकि ऑप्शन में क्या 1814 से लेकर के 15 तक है, तो हम लोग 18 से 14 और 15 दोनों मारेंगे। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? इसके बाद क्या है देखिए मेटरनिक का पतन, नहीं, तो मेटरनिक का पतन जो है 1848 ईस्वी में हुआ था। हम लोग पढ़े थे ना 1815 से लेकर 1848 ईस्वी के समय को क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसके बाद है इटली का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था और सेट डाउन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? इसका जो है यहाँ पर आंसर भी होगा देखिए, ठीक है? यहाँ पर आंसर है, उसको लिख सकते हैं आप लोग। इसके बाद क्या है? कोसुथ, इसका जो होगा क्या होगा? हंगेरियन राष्ट्रवादी होगा। इसके बाद है एड्रियानोपल की संधि, तो इस एड्रियानोपल की संधि जो हुआ था, वह कब हुआ था? 1829 ईस्वी में।
अब यूनान की स्वतंत्रता तो क्या हो जाएगा 1832 ईस्वी में, और पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1830 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? तो इसका भी आंसर होगा यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है? सबका आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। आप लोग इसे क्या करिएगा, वीडियो को रोक-रोक करके नोट्स बनाइए, ताकि आप लोग जो है इसे लंबे समय तक जो है याद रख सकें। ठीक है? जय हिंद।